नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षण अभिरुचि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी श्रृंखला में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? कि सीखने की जो प्रक्रिया है या अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कब गहनतम होती है? पहला ऑप्शन है जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए। क्रिया द्वारा सीखने का मतलब है यहां करके सीखना, करके सीखना। कभी कभी इसका नाम आता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। पहला ऑप्शन ये। दूसरा है जब वह समस्या समाधान में संलग्न हो तब उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो गहनतम होती है, या जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए या अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य किया जाए। तो बाध्य करना तो बिल्कुल गलत है। इन तीनों में से देखें तो जो करके सीखना है या जो क्रिया द्वारा सीखना है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया द्वारा सीखना है, करके सीखने से जो ज्ञान होता है या अधिगम होता है वो स्थायी होता है। क्रिया द्वारा सीखने से जो अधिगम होता है वो स्थायी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए हैं? पहला ऑप्शन है अध्यापन में कम शारीरिक श्रम होता है या अधिक छुट्टियां और कम कार्य समय। अगला है अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है, या अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने का और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है। तो केवल बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान नहीं करता बल्कि जो सर्वांगीण विकास है, जो सर्वांगीण विकास है, बालक का सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। छुट्टियों वाली और कम श्रम वाली कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, या विद्यार्थी शांत या बातूनी है, या विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है, या विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है। देखिए यह दो शब्द है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बालक होते हैं मिलनसार नहीं होते, अपने में खोए रहते हैं, अपने जो समस्याएं हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। जबकि जो बहिर्मुखी जो बालक हैं वो मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं। इसके अलावा एक प्रकार और होता है इसमें उभयमुखी। इन दोनों प्रकार के जो व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व के प्रकार है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो अंतर्मुखी बालक क्या होते हैं? अपने में खोए होते हैं, मिलनसार नहीं होते, और बहिर्मुखी मिलनसार होते हैं। उभयमुखी में इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगर मूल रूप से देखें तो कोई भी बालक केवल अंतर्मुखी या केवल बहिर्मुखी नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ दोनों के कुछ गुण पाए जाते हैं। तो इन सब का सीखने पर जरूर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी, इसका उसके सीखने पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? ऑप्शन ए है उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, या उसके जो माता पिता हैं उनको सूचित करेंगे, या उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे, या उसे सुधार करने को कहेंगे। देखो, नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव तो बिल्कुल गलत है। देखिए, कक्षा में पिछड़ा हुआ विद्यार्थी कौन होगा? जो औसत स्तर से कम होगा या जो मंद बुद्धि होगा, औसत स्तर से नीचे का होगा, जो उसकी योग्यता औसत स्तर से नीचे होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उसके पिछड़ने के जो कारण है, पिछड़ने के कारण है उनको जानना होगा, कारण को जानना होगा, और उसके बाद उन कारणों को दूर करना होगा, कारणों को
दूर करना होगा। तो पहले की जो क्लासें हैं, पहले की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कारणों को जानना किस शिक्षण के अंतर्गत आता है, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत या परीक्षण के अंतर्गत आता है। और कारणों को दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण। तो पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसके पिछड़ने के जो कारण हैं उनको दूर करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आर्थिक विकास या सभ्यता का विकास या फिर काम चलाने योग्य साक्षरता या राष्ट्र का विकास। तो राष्ट्र का विकास राइट आंसर हो गया। अगर राष्ट्र के विकास की जगह यहाँ नागरिकों का विकास है, अच्छे जो नागरिक है उनको विकास होता तो भी वो सही हो जाता। इसके अलावा यहां सर्वांगीण विकास होता वो भी सही हो जाता। ये संभावना है कि इस ऑप्शन की जगह ये दोनों ऑप्शन भी होते तो भी सही हो जाते। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के जो प्रगति पत्र हैं उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए। जो छात्रों के प्रगति पत्र हैं या उन्हें रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। रिपोर्ट जो कार्ड है वो उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए, उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए या उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा में जानने के लिए या अध्यापकों का उत्तरदायित्व तो बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है या फिर कमजोर विद्यार्थियों की ट्यूशन मिलने की संभावना। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। इन दोनों में से देखें तो देखिए रिपोर्ट कार्ड में उस बच्चे की जो कमजोरी और जो उसने सीखा, जो उसकी उपलब्धि है, उन दोनों का उल्लेख होता है और अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे की जो कमजोरी है और जो उपलब्धि है उससे अभिभावकों को जानकर अभिभावकों को अवगत करें। और जो प्रगति पत्र है या जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक माध्यम है उनको अवगत कराने का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावनाएं हैं कि किशोरों में जो तनाव की जो विकृतियां हैं वो कैसे पैदा होती है, इसकी संभावना क्या है। अपनी पहचान न होने से या जैविक विकास में अभिवृद्धि से या आदर्श की खोज में या सामाजिक अमान्यताओं से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन से संबंधित। देखिए मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है, इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती हैं या इसके जो परिणाम है वो पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी होते हैं या इससे छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है या यह विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। तो मूल्यांकन से क्या होता है, बालक का जो उपलब्धि स्तर है, उपलब्धि होती है। एक शिक्षक कक्षा में या कक्षा में जाने के बाद बालक ने क्या सीखा वो एक उपलब्धि होती है। बालक का जो उपलब्धि स्तर है वो ज्ञात करने में या उसकी जो कमजोरियां हैं, कमजोरी जानने में, ये जानने में। और जो मूल्यांकन होता है इसके द्वारा ग्रेडिंग जो प्रणाली है, ग्रेडिंग दी जाती है। इससे बालक का श्रेणीकरण होता है। श्रेणीकरण का मतलब बालक इस ग्रेड में आ रहा है या बी में आ रहा है या सी में आ रहा है, इस प्रकार बालक को श्रेणीकरण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है, जो उसकी प्रशंसा करे या जो चुपचाप उसकी बात सुनते रहे या जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे या फिर जो हमेशा उसकी आज्ञा माने। तो ये तो बिल्कुल गलत है। चुपचाप बात सुनना भी गलत है क्योंकि जब तक छात्र और बालक इन दोनों की अंतःक्रिया नहीं होगी, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक शिक्षण का कोई फायदा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो वाद विवाद भी करें और उनसे प्रश्न भी पूछे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं, उनके अध्यापन द्वारा या उनके व्यक्तित्व द्वारा या उनके पहनावे द्वारा या उनके व्यवहार द्वारा। तो अध्यापक किसके द्वारा पहचाना जाएगा, उसके अध्यापन द्वारा या उसके जो शिक्षण है उसके द्वारा, उसका जो शिक्षण है उसके द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दर्शय श्रव्य सामग्री से संबंधित। दर्शय श्रव्य सामग्री क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए रेडियो क्या होता है? रेडियो से केवल सुना जा सकता है, तो एक प्रकार की श्रव्य सामग्री है। ब्लैक बोर्ड या जो श्यामपट्ट होता है वो दर्शय सामग्री है। टेलीविजन श्रव्य और दर्शय दोनों प्रकार की है, श्रव्य और दर्शय दोनों प्रकार की है। OHP, OHP का मतलब होता है ओवरहेडेड प्रोजेक्टर या सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र। OHP होता है या जो प्रोजेक्टर होते हैं, जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं सारे दर्शय के अंतर्गत आते हैं, दर्शय सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्टर का काम होता है जो छोटे जो चित्र होते हैं उनको बड़ा करके प्रक्षेपित करना। प्रक्षेपित का मतलब होता है सीधा सीधा फेंकना। तो OHP होता है या जो जितने भी जो प्रोजेक्टर होते हैं वो भी दर्शय होते हैं। रेडियो भी श्रव्य होता है और जो ब्लैक बोर्ड है वो भी दर्शय होता है। टेलीविजन होता है वो या जो दूरदर्शन होता है वो श्रव्य और दर्शय दोनों प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, या उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, या उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, या उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें अपने शिक्षण के प्रति कर्तव्य और जो छात्रों की जिम्मेदारी है उसकी चेतना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या कार्य अर्थ है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, या कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, या प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, या अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। देखिए ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था उसका संबंध था प्राथमिक स्कूल से। प्राथमिक जो विद्यालय थे उनसे था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो प्राथमिक विद्यालय है वहां ABL जो रूम है वो बनाया गया था। इसके अलावा इस रूम के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय में जो क्लासरूम होते हैं उनमें नीचे की जो दीवार है, नीचे जो 4 फुट की जो दीवार है, 4 फीट की जो दीवार है, उस दीवार पर काला रंग या उस दीवार को ब्लैक बोर्ड की तरह बनाया जाता था ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी जो सृजनात्मकता है वो आप दिखा सके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, न कि ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था और अध्यापक के द्वारा ब्लैक बोर्ड उपयोग में लाने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन ए तर्क पर आधारित, कठिन, सरल, या गणना संबंधी। तो गणित का केवल गणना करना तो नहीं है, क्योंकि गणित में सर्वाधिक महत्व जिस बात का है वो है एक तो सार्वभौमिकता, विश्वसनीयता और एक तार्किकता या तर्क। सार्वभौमिकता का मतलब है कि अगर यहां भी एक एज है वो उतना ही होगा जो अमेरिका या अन्य जो देश है वहां हो, मतलब इसके जो परिणाम है वो सार्वभौमिक होते हैं। गणित की जो परिणाम है वो सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह एक से लागू होते हैं। इसके अलावा विश्वसनीय, इसके परिणाम विश्वसनीय होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं, और तार्किक इसके परिणामों में तर्क पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? देखो वाद विवाद का मतलब होता है आपस में विचार विमर्श करें, और विचार विमर्श करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रत्येक उसमें भाग ले, बिल्कुल सबको भाग लेना आवश्यक है। इसके अलावा इससे उत्तेजना उत्पन्न न हो, या इससे विचार उद्दीपन हो, या सभी विचारों के समावेशन से निर्णय पर पहुंचे।
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है और इस निर्णय में जो सभी के जो विचार उनका समावेशन होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? कक्षा की जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उस पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान और अनुभव का, या अध्यापकों की पढ़ाने की जो विधियां हैं उनका, या अध्यापक के व्यवहार का, या साथियों के सहयोग का। तो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा? अध्यापक किस शिक्षण विधि को काम में ले रहा है। शिक्षण विधि होती है पढ़ाने का जो तरीका है, किस शिक्षण विधि को काम में ले रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, या उनको सजा दे, या कारण पता करे, या प्राचार्य को सूचित करे। तो कारण पता करे उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, या उसे ध्यान देने को कहेंगे, या उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चा अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे, और ध्यान आकर्षण किस प्रकार करेंगे? उससे एक प्रश्न पूछ लेंगे तो वो स्वतः ही शिक्षण उसे सीखने में ध्यान देने लग जाएगा और अगली बार उसका ध्यान पूर्ण रूप से सीखने पर ही रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसे इसके लिए एक प्रश्न पूछना होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि होती है केवल बोलकर ही पढ़ाया जाए। इससे क्या होता है? शिक्षण में निरस्ता आती है और ये शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि है, इसे निरस्ता आती है और शिक्षण केंद्रित विधि है। इसमें क्या किया जाता है? कोई भी विषय लिया जाता है, उस पर केवल व्याख्यान विधि से, मतलब बोलकर ही बताया जाता है सब कुछ। खेल विधि क्या होती है? खेल खेल में बालकों को शिक्षा दी जाए, ये बाल केंद्रित विधि है। किस प्रकार की विधि है? बाल केंद्रित विधि है। और क्या करती है? बालक का सर्वांगीण विकास करती है। अगली है खोज विधि। खोज विधि से सृजनशीलता का विकास अवश्य होगा, क्योंकि नई नई चीजें। सृजनशीलता क्या होती है? उसके विचारों, बालक के जो विचार हैं, विचारों में मौलिकता, बालक के जो विचार हैं, विचारों में मौलिकता का विकास होना, मौलिकता का विकास होना ही सृजनशीलता कहलाती है। या किसी नवीन वस्तु या नवीन विचारों का जो सृजन है वो सृजनशीलता कहलाती है। तो खोज विधि से भी, और जो प्रोजेक्ट विधि है या परियोजना जो विधि है, उससे भी बालक में सृजनशीलता का विकास होता है। और खेल विधि तो सर्वांगीण विकास करती है, इसलिए सृजनशीलता का जो विकास है वो सबसे ही होगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो सृजनशीलता का विकास करते हैं, जबकि जो व्याख्यान विधि है वो एक प्रकार की शिक्षक केंद्रित विधि है और ये निरस्ता लाती है। हालांकि कुछ जो कक्षाएं हैं उनमें व्याख्यान विधि ही काम में ली जाती है, लेकिन जो बालक है उनके लिए व्याख्यान विधि सरासर उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, या उनके प्रैक्टिकल करवाकर, या प्रयोग करवाकर, निरीक्षण करके परिणाम निकलवाना, या प्रोजेक्ट विधि द्वारा। देखो, वैज्ञानिक क्या करते हैं? सबसे पहले प्रयोग करते हैं, फिर उनको देखते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा नहीं है? ब्लैक बोर्ड का आकार क्या है? या क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? या फिर क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? या ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर क्या है? या तो हाँ होगा या नहीं होगा, यही तो होगा। तो इसमें जो अनुमान लगाने की या तुक्का लगाने की जो प्रवृत्ति है वो बालक में होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ट्यूशन करके, या जो ज्ञानवर्धक जो सामग्री है उसे पढ़कर, या मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, या कुछ और अंशकालिक कार्य करके। तो ट्यूशन करवाना बिल्कुल है। इस समय क्या करेगा वो, जो मंद गति वाले बालक हैं, जो पिछड़े हुए बालक हैं या औसत स्तर से जिनकी योग्यता कम है, उन बालकों को औसत स्तर तक लाने की कोशिश करेगा या उन पर ध्यान देने की कोशिश करेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या गुण होने चाहिए? देखो, जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित जो विषय वस्तु होती है, सुनियोजित जो विषय वस्तु होती है उसका समावेश होता है पाठ्य पुस्तक में। तो देखिए, ये पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, या विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से होना चाहिए, या अध्यापक या अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराएं, या देखने में आकर्षक हो। तो ये तो बिल्कुल देखने में आकर्षक हो, ये तो नगण्य है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए? सुनियोजित होनी चाहिए, ठीक प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अपने गहन कार्य द्वारा, या स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, या फिर स्वयं महान विद्वान बनकर, या अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, वर्तमान जो शिक्षा परीक्षा प्रणाली है उसमें क्या जांच की जाती है? देखिए, विषय वस्तु के ज्ञान की, या कौशल की, या मनोवृत्ति की, या फिर व्यक्तित्व की। सीधी सी बात है, किसकी जांच करती है? विषय वस्तु के ज्ञान की। हालांकि इसमें सुधार होना चाहिए और ये जो कौशल है या जो व्यक्तित्व है उसका परीक्षण करना चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन करती किसकी है? विषय वस्तु के ज्ञान की। तो जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। थैंक यू।